चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और हमारी ये क्लास आज की जो है ये है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय विगत वर्षों का कुछ प्रश्न पत्रों पर। लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ देखा था, समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्र था यूजीसी नेट का, जून 2015 का था, थर्ड पेपर। अब हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं समाज कार्य यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2015 का, और यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। और लगभग हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन नंबर जो है देख चुके थे, 10 कंप्लीट हो गया था ना। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप सबके लिए। दिसंबर 2015 का पेपर है, ये सेकंड पेपर है सोशल वर्क का। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें तो 11 है, और आज का जो प्रश्न पत्र है पहला ये नंबर 1 है। तो प्रश्न कर रहा है कि अध्ययन के समग्र को परिभाषित किया जा सकता है। बहुत सरल प्रश्न है, अध्ययन के समग्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पे सही मानेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 11 का समग्र का है ऑप्शन 3। कुल संख्या। ओके, हाँ, नेहा ने जवाब दिया। भाई पूजा, हाँ बताओ। मुझे तो 4 लग रहा है। 4 लग रहा है, ओके। नीलम बताओ, माधुरी, नीलम, कदम सर आप भी बताओ। सी लग रहा है, ओके ओके ओके, सी की तरफ बच्चे जा रहे हैं। रतिका मैडम, नीलम। सर 3 और 4 दोनों लग रहे हैं। 3 और 4 दोनों लग रहे हैं, ऐसे मत करो भाई। एक पर आ जाओ। रतिका एक पे आओ। 3 ओके। चलो देखिए, आप लोगों ने अभी यहाँ पे 3 और 4 के दोनों तरफ चुनाव कर रहे थे। अध्ययन की समग्र की परिभाषित किया जा सकता है। अध्ययन मतलब समग्र का मतलब होता है टोटल, पूर्ण रूप से बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप अध्ययन के विस्तार के रूप में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अध्ययन का समग्र भाग, भौगोलिक क्षेत्र में हम कम्युनिटी वर्क की जब बात होती तो वहाँ पे रिसर्च में हम लेते हैं। और जब अध्ययन की इकाई की बात होती है तो हम वहाँ पे केस वर्क के रूप में लेते हैं। जब इकाइयों की कुल जनसंख्या के रूप में लेते हैं तो कुल जनसंख्या समग्र को बताती है, संपूर्ण को बताती है। किसको बताती है? संपूर्ण को, होल को बताती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही था यहाँ पे। इकाई में मैडम ना, अगर मैं आपसे कहता इकाई यहाँ पे लिखता, अध्ययन के सामाजिक व्यक्तिक कार्य को परिभाषित किया जा सकता है, यहाँ पे लिखता कि अध्ययन के सामाजिक व्यक्तिक कार्य को परिभाषित किया जा सकता था, तब आप यहाँ पे ऑप्शन 4 को लगाते मैम, रतिका मैम। अदरवाइज आप ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि इकाइयों की कुल संख्या के रूप में अध्ययन के समग्र को हम परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आप लोगों से कहा है कि जिस शब्द में केवल आए वहाँ पर आपको काट देना होता है, लेकिन तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में केवल। और सवाल बड़ा बढ़िया है भाई, आप लोग जरा मुझे बताइए क्या यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए? ओके, फ्रायड सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व में शामिल होता है। आपको आपने यहाँ पे कहा कि इदम शामिल है, अहम शामिल है, परा अहम शामिल है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे आप लोग, सही जवाब तो है ही है। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया गया है ये आपको यही बताता है, इदम, ईगो, सुपर ईगो, तीनों चीज़ों बताता है। और आपको बता दूं, मानव मन के संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो चेतन और चेतन की अवधारणा, इद, अहम और अति अहम पर विचार, ये चीज़ें शामिल की गई है। आपको मैं बता देता हूँ, बातों को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण बाह्य कारकों द्वारा होता है। ऐसा व्यवहार अपरिवर्तनशील और विवेकपूर्ण होता है। सिगमंड फ्रायड ने जब इसके बारे में बताया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्मृति चेतन के बारे में, तो वहाँ पे अचेतन शब्दों को रिप्रेजेंट किया और चेतन शब्दों को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जब उन्होंने, फ्रायड ने साधन बताएं तो वो 3 बताएं, ईगो, सुपर ईगो और आपका इदम। तो मैं आपसे कहूँगा कि इदम को आप यहाँ पर कहें, जो व्यक्तित्व का जैविक तत्व है वो इदम है। जो इदम पूरी तरह से अचेतन होता है, इसलिए वास्तविकता और यथार्थ से
कोई संबंध नहीं रखता है। और एक छोटे बच्चे में इदम की प्रवृत्ति पाई जाती है। छोटे बच्चे में इदम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बोलिए हाँ या ना। पाया जाता है। बिल्कुल जिद सही जिद बोला। करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिद वाला जो बात कर रहे हैं आपने बताया भी, यहाँ पे बहुत सही जवाब दिया मुझे। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अहम को लेकर, अहम अहम अगर बात करें यहाँ पे, अहम बेसिकली व्यक्ति के संरचनात्मक मॉडल। देखिए अच्छा, मैं मॉडल की बात कर लूँ ना, जैविक 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 है ये इदम। इदम क्या है? जैविक है। और अहम की मॉडल की बात करें तो ये संरचनात्मक मॉडल है। ये क्या है? संरचनात्मक मॉडल है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें आप सभी लोग, ये संरचनात्मक मॉडल है और वास्तविकता का सिद्धांत के आधार पर ये कार्य करता है। वातावरण की वास्तविकता के साथ होता है ये। यहाँ जन्म के कुछ समय बाद नैतिक और सामाजिक नियम के कारण व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसमें निराशावादी आ जाती है। और याद रखिएगा अर्धचेतन और आंशिक रूप से अचेतन भी इसी में देखने को मिलता भी है। बात करते हैं परा अहम के बारे में, सुपर ईगो। सुपर ईगो आप लोग जानते हो भली भांति तरीके से। और सुपर ईगो में बेसिकली अगर हम बात करें परा अहम में गत्यात्मक मॉडल पर आधारित है। ये किस पे है? गत्यात्मक मॉडल पर आधारित है। ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू परा अहम है। सच्चा जैसे जैसे अपने जीवन के विकास क्रम में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका दायरा भी बढ़ने लगता है। उसका अपने माता पिता के तदात्मय जुड़ाव संबंधित स्थापित होता है और इसी के परिणाम स्वरूप यह जानना शुरू करता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस प्रकार का जो है सुपर ईगो विकसित होता है यहाँ पर परा अहम में। यह आदर्शवादी सिद्धांत है। आदर्शवादी सिद्धांत है ये, आदर्शवादी सिद्धांत है ना। अर्थात किन किन घटकों से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये एक प्रकार से इसके बारे में बात करता है, व्यक्तित्व की गतिकी के बारे में बात करता है। जैसे मूल प्रवृत्ति, दो मूल प्रवृत्ति हैं जीवन की, जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको आप इरोस कहते हो, आप जानते हो। हाँ, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, बिल्कुल सही हो। प्राइड ने इसको क्या बोला था? थैनाटोस ने बोला था। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हमें। और इसने कुछ अवस्था बताई थी मनोलैंगिक विकास की। और नंबर 1 होता है मुखावस्था होता है, नंबर 2 होता है गुदावस्था होता है, नंबर 3 होता है लिंग प्रधानावस्था जिसको बोलते हैं या लैंगिक बोलते हैं, लैंगिक प्रधानावस्था बोलते हैं। और चौथा जो बोलते हैं अव्यक्तावस्था बोलते हैं या सुसुप्त अवस्था भी आप कह सकते हो। और जनेंद्रिय अवस्था 5वां होता है। तो ये 5 जो हैं आप लोगों के क्या होते हैं, अवस्था बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ठीक है, याद रखिएगा आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पे लिंगी अवस्था को जननांगी अवस्था लिख देते हैं, तो फिर ये चौथी और तीसरी को बड़ा कंफ्यूज। नहीं, जननांगी अवस्था जो है वो 5वें नंबर की है। लिंगी अवस्था ये जो है आपका लैंगिक अवस्था, ये आपका तीसरी अवस्था है। ये 4 से 5 वर्ष चलती है। इसमें कामुकता का क्षेत्र जब हम बात करते हैं तो जनेंद्रियाँ रिलेट होती हैं कामुकता में। कामुकता के क्षेत्र में जनेंद्रियाँ रिलेट होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनेंद्रियाँ हैं। और यहाँ पे जो जनेंद्रिय अवस्था है 5वें नंबर की, ये किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वयस्कावस्था दोनों को शामिल कर लेता है। ये 13 वर्ष के प्रारंभ होती है ये। ठीक है, ये अवस्था। तो इसमें व्यक्ति विवाह जो समाज द्वारा मान्य और अनुमोदित प्रथा है उसको अपनाकर एक संतोषजनक जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है ना। 4 से 5 में तो नहीं बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है 13 के प्लस बढ़ाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप सभी का जवाब आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर से नीचे की ओर बॉटम अप अवधारणा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। आप क्या बोलना उचित समझेंगे? नीचे से ऊपर की ओर बॉटम अप अवधारणा संबंधित है। अब याद रखिएगा आप सभी लोग, आपको देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये प्रश्न आपको बोलता है, एक चीज़ आपने सुना होगा टॉप डाउन एंड टॉप बॉटम दृष्टिकोण। चलिए देखिए, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए आप लोग। यहाँ जो मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ टॉप डाउन की बात और टॉप अप की बात।
टॉप ध्यान से सुनिएगा, टॉप अप जो होता है यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्लाइंट होते हैं जो बेसिकली निर्धारित किए जाते हैं, और ये क्लाइंट इस तरीके से कहलाते हैं। तो ये टॉप अप अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच की बात जब हम करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनाए होते हैं जो आप आपने पढ़ा होगा एक प्रकार से सैंपल में, स्नोबॉल सैंपल, वो बताता है। ये आपका जो बना हुआ है ये टॉप डाउन है, और ये जो बना हुआ है ये टॉप अप डाउन है, बॉटम अप, या आप इसको बॉटम अप कह लीजिए, सबसे बेटर रहेगा, है ना, बॉटम अप ये है आपके सामने, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्रोथियम के दो दृष्टिकोण थे। एल्ग्रोथ्रियम के ये दो दृष्टिकोण थे, इसने डिज़ाइन किया था कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण हो, इसने बताया था। एग्रोथ्रियम, ठीक है, याद रखिएगा, एल्ग्रोथ्रियम कि छोटे भागों में विभाजित किया गया ये मॉड्यूल बताया गया था, और इस तरीके से बताया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें जो नीचे से ऊपर की ओर है, जो नीचे से ऊपर की ओर है, इस बात को समझिए आप सभी लोग, ये एक प्रकार की निम्न स्तरीय समस्याओं को हल करता है। क्या करता है ये? निम्न स्तर के समस्याओं को हल करता है और उन्हें एक बड़े हिस्से में एकत्रित करता है। कौन सा? ये जो आपको सामने पेपर में दिया गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जांच, अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं तो जांच करे कि कौन सा डेटा कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी एक प्रकार से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और जानकारी छिपाने की अवधारणा को, अर्थ को किस तरीके से बता सकता है। संचार की विशिष्ट राशि की आवश्यकता इस पर आधारित होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा इत्यादि जैसे नीचे से जब हम बात करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो ऐसी प्रक्रिया का हम अनुसरण करते हैं। ये परीक्षण किया जाता है इसका। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर शीर्ष पादक उपागम क्या होगा, जिसको आप लोगों ने टॉप डाउन की बात कर रहे हैं, है ना, टॉप डाउन की। तो बेसिकली बड़ी समस्या को लेकर छोटे उपकारों में तोड़ता है। ये सब मॉड्यूल को गंभीरता से विश्लेषण करता है। सब मॉड्यूल को टॉप डाउन दृष्टिकोण की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की विशिष्ट राशि की जरूरत पड़ती है कहाँ पे? बॉटम अप में ज़रूरत पड़ती है। बॉटम अप में ज़रूरत पड़ती है इसकी। नीचे से ऊपर का जो दृष्टिकोण होता है बेसिकली ये प्रारंभ में सबसे मौलिक भागों में डिज़ाइनिंग शामिल की गई है, और जब हम बात करते हैं शीर्ष डाउन अप्रोच की बात, तो वो बेसिकली उच्च स्तर के मॉड्यूल में सब मॉड्यूल और मॉड्यूल को एकीकरण करके बार बार इसको जो है एक एल्गोरिथम में जो है डाला जाता है, और उससे हमें निष्कर्ष निकालते हैं। उससे फिर हम उससे निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो टॉप डाउन दृष्टिकोण होता है वो बड़े आकार के छोटे उपकारों में विघटित किया जाता है, जबकि जो नीचे अप, जिसको आप बॉटम डाउन कह रहे हैं, बॉटम अप कह रहे हैं, और उसके दृष्टिकोण से पहले कार्य को विभिन्न मौलिक भागों में हल करने के लिए चुनता है और उन भागों को पूरे कार्यक्रम में संयोजित करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बस इतनी बातें हैं जो आप इसको नोट कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में आप लोगों से हो सकता है पूछा जा सके आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें फिर। क्लियर है? बोल दीजिए एक बार। चलो बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान रखते चलिएगा, है ना। यहाँ पे सूक्ष्म में होगा, और ये मैंने आपको बता भी दिया, सूक्ष्म नियोजन होगा यहाँ पे। बृहद नियोजन किसमें होता है? टॉप डाउन में। वेरी गुड, टॉप डाउन में। सर नीति आयोग में भी आपने ऐसा कुछ बताया था, टॉप डाउन वाला से? किसमें? नीति आयोग में। अब वो बॉटम अप के थ्योरी पर ही काम करती है। पहले योजना आयोग में था तो बृहद स्तर पर ही नियोजन होता था, बड़े स्तर पर, मतलब विकेंद्रीकृत था। हाँ, आप ये कह सकते हो। ठीक है, नीति बेसिकली जो है वो चीज़ें एक प्रकार से यहाँ पर किसी डेटा को या किसी निष्कर्ष को बताने की बात की जा रही है।
एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्ति की तरफ, बहुत सारे व्यक्तियों की तरफ से एक व्यक्ति की तरफ आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है सूक्ष्म की तरफ आ रहा है, एक व्यक्ति का सूक्ष्म के रूप में आ जाता है। जब बहुत सारे व्यक्ति के रूप में आ रहा है यहाँ पे हमारे निष्कर्ष के रूप में, तो बृहद नियोजन हो रहा है, बड़े लेवल पे हो रहा है। तो ये सीधा सा फिगर से ही आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते थे। पाउले फ्रेरे, आपने नाम सुना होगा पाउले फ्रेरे के बारे में। पूजा शायद ज्वाइन नहीं है क्या? पूजा तू ज्वाइन हो? चलो अच्छा, देखिए पाउले फ्रेरे ने पूजा होगी। अभिगम का संक्षिप्त वर्णन किया जा सकता है। लोगों की सेवाओं के संगठन के रूप में, सामुदायिक नेताओं के लामबंदी के रूप में, लोगों के साथ संक्रिया परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में, कार्य के लिए लक्ष्य व्यवस्था की पहचान के रूप में। क्या आप उचित समझना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। पाउले फ्रेरे एक ब्राज़ील के शिक्षाविद हैं जो दार्शनिक भी माने जाते हैं और ये क्रिटिकल शिक्षण के पक्षधार भी हैं। पाउले फ्रेरे क्रिटिकल शिक्षण के पक्षधार हैं, तो आप यहाँ पे किसको सही जवाब समझना उचित समझेंगे? लोगों को साथ सक्रिय परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में, यानी एक प्रकार की चेतना, चैतन्यकरण जैसे अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे जागरूकता की बात करता है, शुद्धिमतीकरण की बात होती है, वो बेसिकली लोगों के साथ संक्रिया परिवर्तन या परावर्तन प्रक्रिया के रूप में होता है। ये संक्षिप्त वर्णन करता है पाउले फ्रेरे अभिगम यानी अप्रोच को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पाउले फ्रेरे क्लियर है? याद रखिएगा पाउले फ्रेरे एक ऐसा विद्वान है जो आप क्रिटिकल शिक्षण कह सकते हैं, और इसमें दलितों के शिक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये क्रिटिकल शिक्षण आंदोलन के आधारभूत पुस्तक किसने लिखा है? अगर आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में, कभी भी एग्ज़ाम में आ जाता है और आ जाए एग्ज़ाम में क्रिटिकल, क्या जाए? क्रिटिकल शिक्षण आंदोलन किसने लिखा था, क्या बताओगे? पाउले फ्रेरे। पाउले फ्रेरे के तो वो है ही है। पाउले फ्रेरे के पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है उसी को रिप्रेजेंट करता है, वो तो है ही है। चुप्पी की संस्कृति के अगर अवधारणा की बात करेगा, चुप्पी की संस्कृति, पाउले फ्रेरे का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? पाउले फ्रेरे का नाम आएगा। याद रहेगा? हाँ, ये भी याद रखना आप सभी लोग, चुप्पी के बारे में। और दमन का अध्यापन करता है, श्रम के लिए सीखने की बात करना, ये प्रक्रिया बेसिकली हमें देखने को मिलती है पाउले फ्रेरे में। बहुत ही फेमस पर्सन है ये पाउले फ्रेरे। याद रखिएगा, हर बार एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम में भी हो सकता है ये पूछ ले इस बार भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रायोगिक अध्ययन का तात्पर्य बताना है आप लोगों को। अब बड़ा सवाल सरल है आप सबके सामने। प्रायोगिक अध्ययन का तात्पर्य। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों ने अलग अलग तरीके की तरफ जो है जा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं अगर प्रायोगिक अध्ययन की बात करूँ, आप पहले तो प्रायोगिक अध्ययन मैडम समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं जब प्रायोगिक अध्ययन के बारे में, तो हमारे सामने एक बात आती है जो एक ज्ञान का शिक्षा प्रक्रिया, जहाँ पे अनुभव के माध्यम से शिक्षित किया जाता है और जिसे अधिक विशेष रूप से परिभाषित किया जा सकता है, यानी प्रतिबिंब द्वारा शिक्षा प्राप्त करना होता है, प्रतिबिंब द्वारा। तो प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत हम इसको मैनिपुलेट जैसी प्रक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हो हिंदी में परिचालित चरों पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसका सही जवाब होगा मूल अध्ययन के पूर्व सीमित स्तर पर किया जाने वाला प्रारंभिक जो अध्ययन होता है वो प्रायोगिक अध्ययन होता है।
अनुसंधान के प्रयुक्त संयंत्रों का प्रारंभिक जांच नहीं होता है, मूल अध्ययन के बाद की बात हो रहा है। ये देखो, बाद 1 वर्ष के भीतर, वो भी अनुगामी अध्ययन कहलाता है, ये भी गलत हो जाएगा। और परिकल्पना की जांच के लिए एक बृहद स्तर का अध्ययन करना, ये भी गलत हो जाएगा। मैं आप सबसे कहूँगा, पूर्व सीमित स्तर पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन जो होगा वो प्रायोगिक अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब था। सर ये फोर्थ वाला क्यों गलत हो जाएगा? कि परिकल्पना की जांच के लिए किया गया बृहद स्तर का अध्ययन जो होगा वो प्रायोगिक अध्ययन करता है। परिकल्पना बेसिकली कल्पना पर आधारित है, पूर्व कल्पना पर आधारित। परिपक्षण उसी में तो करते सर। हाँ सर, करते। देखो मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसका स्तर भी तो बृहद होता है प्रायोगिक का। परिकल्पना की जांच के लिए किया गया बृहद स्तर का अध्ययन कभी आपका परिकल्पना कहलाएगा ही नहीं। परिकल्पना सर प्रारंभिक जो अध्ययन होता है सर, वो तो अन्वेषणात्मक हो जाता है, और इसमें आप पूर्व सीमित अगर कर देंगे तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है? एक्सपेरिमेंट कैसे पहले निर्धारित कर देंगे कि कितना टाइम लेगा? वो तो आप कितना भी टाइम ले सकते हैं। चलो अच्छा ठीक है भाई, और भी अपने विचारों को कोई प्रकट करें, और भी कुछ है तो बताएं। पहली बात तो ऑप्शन में सब क्लियरली लिखा है, तो होता ही है ना उसमें प्रायोगिक में। हाँ सर, हो सकता है कि आप यहाँ पे मेरे हिसाब से आप सभी लोगों का जो विचार जा रहा है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे जा रहा है। आई थिंक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग उसी हिसाब से ही बात कर रहे हो। पर आप लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना सोचें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो कारण प्रभाव संबंधों को उजागर करने की बात करता है, तो वो कहना उचित आप सबके लिए होगा सही। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं पूछा गया है। हम अगर आपसे अनुसंधान के अभिकल्प की बात करते, उसके डिज़ाइन की बात करते, तो अब आप हमें कहते हैं, तब हमको बोल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल को लेकर बात कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल जैसे हमने बात किया अभी, इसको अनुगामी अध्ययन, तो हम वहाँ पे आप करते तो वो उचित था। और अगर आप अनुदैर्य अभिकल्प की बात करते तो आप यहाँ पे जो परिकल्पना की जांच कर रहे थे तो आप बृहद स्तर पर अध्ययन करना वो भी आपके लिए उचित था, तो वहाँ पे ठीक था। क्योंकि जब एक दवा का प्रभाव देखने के लिए कोई भी जब आप प्रयोग करते तो रोगी को व्यक्ति की दवा खिलाने से पहले और बाद में स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो कंपेयर करते हैं, उसका कंपेयर करके तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो वहाँ पे वो आता है। ये रिसर्च का पार्ट आपके ऑप्शन को बताता है। ऑप्शन 4 आपको रिसर्च का पार्ट बताता है, ऑप्शन सी आपको रिसर्च का पार्ट बताता है, यहाँ तक कि ऑप्शन सेकंड भी बता रहा है। परंतु रिसर्च को रिलेट करते हुए, मैं आपसे रिसर्च नहीं बताया, उसको रिलेट करते हुए बता रहा है कि पूर्व सीमित स्तर पर किया जाने वाला जो प्रारंभिक अध्ययन है, जहाँ पे आप यह स्टडी कर रहे हैं, वह प्रक्रिया आपकी क्या कराती है? प्रायोगिक अध्ययन कराती है, ना कि प्रायोगिक जांच। क्या कहना चाहते हो, बोलो। पायलट स्टडी जो होती है, फिजिबिलिटी टेस्ट हम जो करते हैं, उसके लिए तो ये लाइन सूटेबल है। सीमित स्तर पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन, उसको पायलट स्टडी बोलते हैं, उसी की डेफिनेशन। सर स्क्रीन चली गई। एक मिनट, नहीं स्क्रीन सभी के पास है कि चली गई? बदलिए एक बार। चली गई है, दिख रही है साहब। स्क्रीन तो स्क्रीन होगी। देखिए बेसिकली ये आपका ऑप्शन 4 देखो गलत है। ऑप्शन 4 गलत ये इसलिए है सर नहीं दिख रहा है मुझे भाई। अब एक मिनट, कोई शेयर कर दिया क्या स्क्रीन? माधुरी अरे दिखा रहा है सर। ये क्या करती हो माधुरी? हैं? क्या मैं बताऊं? क्या हो माधुरी, अपना प्रेजेंटिंग वो करो, उसको हटा दो। आ गया? स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलो देखो एक बार। अरे चुप हो जाओ सब लोग, पढ़ाने तो दो। एक मिनट सभी शांत हो जाओ। स्क्रीन आ गई सबके सामने। प्लीज़ आप जो है स्क्रीन को ना छेड़े कोई भी, ठीक है? देखिए जो प्रायोगिक अध्ययन का मतलब होता है ना, ये बेसिकली मूल अध्ययन की पूर्व सीमित स्तर पर किया जाने वाला जो प्रारंभिक अध्ययन, जैसे प्रायोगिक हमने स्टडी की बात किया तो पहले की जो सीमित स्तर है उसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, प्रारंभिक स्तर अध्ययन कर रहे हो। बेसिकली वो आपकी बुनियादी ये मूलभूत अध्ययन है, वो आपका प्रायोगिक अध्ययन कहलाएगा।
लेकिन जो ऑप्शन 4 आप लोग कह रहे हो वहाँ परिकल्पना को रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ पे दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के मध्य में जो संबंध का कथन बनाता है उसकी बात करता है, तो वो आप चीज़ें करते हैं। परंतु वो परिकल्पना जैसे शब्दों की बात नहीं कर रहा, वो आपसे पूछ रहा है प्रायोगिक अध्ययन क्या होता है। एक बार एग्जाम इंग्लिश भी देख लो तो शायद आपको और अच्छा से स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पॉल फ्रेरे ने देखिए क्वेश्चन नंबर 15 था पायलट या स्टडी। पायलट वाला तो सही हो जाएगा। हाँ, अगर पायलट है तो फिर तो सही हो ही जाएगा ना सर। वो आप तो प्रारंभिक ही होता है। देखिए मूल अध्ययन, बेसिकली प्रायोगिक अध्ययन का मतलब होता है मूल अध्ययन, और मूल अध्ययन की इंग्लिश की बात करेंगे तो एक पायलट एक्सपेरिमेंट होता है, इसका मतलब यही होता है। इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में मूल अध्ययन करते हैं। मैं सर आपसे बोल रही थी ना कि फिजिबिलिटी और पायलट टेस्ट का जो डेफिनेशन होता है वो एग्जैक्टली यही होता है। तो अब हिंदी में उन्होंने प्रायोगिक लिख दिया, एक्सपेरिमेंट लिख दिया, यहाँ पायलट, तो ये तो मैं वही चीज़ें मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि ये आपका पायलट अध्ययन है, ना कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, देखो ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार का अनुसंधान ऐसा है जो प्रोटोकॉल का पहला कदम अक्सर एक छोटे आकार का अध्ययन करता है, अक्सर ये छोटे आकार का अध्ययन करता है। तो ऐसी कंडीशन पर जो संशोधन में मदद करता है वो बेसिकली आपका ये आपका ऑप्शन जो पहला हो जाता है यही वाला करेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। प्रायोगिक अध्ययन जी, उसमें पायलट नहीं लिखा था ना हिंदी में, हम लोग ना प्रायोगिक अध्ययन में कंफ्यूज हो गए थे, इसमें पायलट स्टडी लिखा होता तो नहीं, प्रायोगिक अध्ययन ही पायलट अध्ययन है। पायलट अध्ययन को ही प्रायोगिक अध्ययन भी कहा जाता है, प्रायोगिक अध्ययन को ही मूल अध्ययन कहा जाता है, मूल अध्ययन को ही गंतव्य अध्ययन भी कहा जाता है। शोध लिखा होगा तो हम वहाँ तक हाँ, अगर एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे केवल शोध लिखता तो ये सारा का सारा सिस्टम बदल जाए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है ये। अब आया ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। स्थिर और नियंत्रण चर का उपयोग किया जाता है क्या अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, या वर्णनात्मक अनुसंधान में, या मूल्यांकन अनुसंधान में, या प्रायोगिक अनुसंधान में? स्थिर और नियंत्रण प्रायोगिक में होता है। देखिए, जब भी आप अगर आप बात करें स्थिर और नियंत्रण वेरिएबल्स का उपयोग, तो आप हमेशा ध्यान रखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका ये रिसर्च है, ये डन है 100%। इसमें देख लीजिए पायलट रिसर्च नहीं लिखा होगा, इंग्लिश दिखा देता हूँ, देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे प्रायोगिक अध्ययन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे प्रायोगिक अनुसंधान लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही रहेगा, यहाँ पे 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए। ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ के कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जानते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ, अमेरिका का एक समाजशास्त्री विद्वान रहे हैं जिनका नाम था चार्ल्स हर्टन कूले, सन 1902 में बनाया था। और अपने काम जैसे ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में पेश किया और बताया कि यह हमारे प्रतिबिंब के रूप में वर्णित है कि हम कैसे सोचते हैं और हम दूसरों को कैसे देखते हैं। यही बात चार्ल्स हर्टन कूले ने सन 1902 में कहा था। लुकिंग ग्लास सेल्फ, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल था, है ना। देखिए, बात करते हैं दाम्पत्य परिवार के बारे में। देखिए, आप इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है आपको। दाम्पत्य परिवार पद की रचना किसने की थी? अब यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लीजिए। कंजुगल फैमिली, कभी कभी आप लोगों से हिंदी में दाम्पत्य परिवार नहीं लिखा रहेगा, कंजुगल फैमिली लिखी रहती है, और ऐसे ही हिंदी में आ जाता है। और एक बार ये पेपर में ऐसे ही हिंदी में आ भी चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जे गुड्डे। विलियम, को वैवाहिक परिवार भी बोलेंगे ना? हाँ, बिल्कुल, दाम्पत्य परिवार को ही आप लोग बोलेंगे। विलियम जे गुड्डे, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन है ये, है ना।
याद रखेंगे सभी लोग इसके बारे में, फेमस पर्सन है ये, विलियम जे गुड्डे। इसने द फैमिली करके जो कॉन्सेप्ट बनाया, जो फैमिली पर आधारित जो कॉन्सेप्ट बनाया था विलियम जे गुड्डे ने, वो सन 1964 में दंपत्य परिवार को लेके आया, कॉन्सेप्ट को पढ़ाया। और यानी एक प्रकार से इन्होंने कहा कि आधुनिक अगर समाजशास्त्र में बात करें श्रृंखला की नींव के रूप में, तो ये दंपत्य परिवार के रूप में उभर के सामने आया हुआ था विलियम जे गुड्डे ने। इसका जो अगर हम बहुत सारी इसकी किताबें आई, जैसे मेथड ऑफ सोशल रिसर्च करके किताब भी इसी की थी। क्या था? मेथड्स इन सोशल रिसर्च, सन 1952 में विलियम जे गुड्डे का था। इम्पोर्टेंट किताब थी। वर्ल्ड चेंज इन डाइवोर्स पैटर्न की बात करें, डाइवोर्स पैटर्न की, वर्ल्ड चेंज इन डाइवोर्स पैटर्न सन 1993 में इसका कॉन्सेप्ट आया था। तो क्या डाइवोर्स बोले या डिवोर्स क्या है? डाइवोर्स वही है, डिवोर्स, डाइवोर्स। 19 सर कितना? 1993 द फैमिली 1964 में था इसी की किताब। सोशल सिस्टम एंड फैमिली के बारे में बात करना, सोशल सिस्टम एंड फैमिली के बारे में बात करना सन 1971 में इसी की बात थी विलियम जे गुड्डे के बारे में। 1971 सोशल सिस्टम एंड फैमिली पैटर्न 1971 क्लियर हो गया? किसी बच्चे ने, मुझे याद आ रहा है कि ये ग्रुप में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, किसी दिए गए समय में आयु लिंग वितरण को जाना जाता है? ओके, मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था और यही ऑप्शन बताया था, जनसंख्या पिरामिड होगा ना सर? जनसंख्या पिरामिड बताया था। क्या मैंने कुछ और बताया था क्या? जनसंख्या पिरामिड ही बताया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड वाला ही सही जवाब रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर। सतत विकास का तात्पर्य क्या होता है? किसी का नाम भी आता है क्या? किसका नाम? नहीं, जनसंख्या पिरामिड में किसी का नाम वगैरह नहीं है, पर्टिकुलर किसी का नाम। तो इसका सतत वृद्धि होगा ना? सतत, यहाँ पे क्वेश्चन है सतत विकास का मतलब होता है, तो सतत विकास का अर्थ पूछ रहा है आप लोगों से, है ना? होगा सतत विकास का तात्पर्य। सर सतत पूंजी भी हो सकता है ना सर? देखिए, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। हालांकि जब हम बात करते हैं सतत विकास को लेकर, तो वहाँ पर आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में बात करता है और आधुनिक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता है और कार्यक्रम के माध्यम से उसको जो है एक प्रकार से डेवलप करने की बात करता है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, गरीबी हो, उन्मूलन हो, सामाजिक न्याय पर बल ही क्यों ना हो, तो सतत प्राकृतिक पूंजी होगी, ना कि सतत वृद्धि होगा, ना ही सतत पूंजी होगी। आपका होगा ऑप्शन नंबर, सतत प्राकृतिक पूंजी होगी, ये आपका करेक्ट जवाब कहलाएगा। सतत विकास के 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण। 3 स्तंभ याद रहेगा, याद रखिएगा सभी लोग। सतत विकास आप जानते हैं कब आया है? 2015 से लेकर 2030 तक ये चलेगा और संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तर पूर्ण बैठक में इसको स्वीकार किया गया था। ये लागू बेसिकली जनवरी 2016 से हुआ, परंतु हम लोग जानते हैं 2015 से लेकर 2030 तक।
कुल टोटल भारत सहित 193 देश इसमें सम्मिलित थे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल ले लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल अपराध विज्ञान से संबंधित है ना। अपराध विज्ञान में सुखवाद सिद्धांत लोम्ब्रोसो नाम सुना होगा। ये अपराध के जनक भी है ना सिद्धांत सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं आप लोगों को, सुखवाद एक ऐसा शब्द है जहाँ पे अच्छाई वह है जो आनंद प्रदान करती है, दुख पीड़ा से छुटकारा दिलाती है, और बुराई वह है जो दुख पीड़ा को जन्म देती है। नीति शास्त्र में प्राकृतिकवाद का एक रूपांतरण है। तो मैं आप सबसे कहूँगा यहाँ पे जो सही जवाब आप लोगों ने लगाया है लोम्ब्रोसो का नाम, ये आपका स्टेटमेंट सही माना जाएगा। अपराध विज्ञान में सुखवाद का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है सीजर लोम्ब्रोसो ने किया है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं भाई? अमेरिकन है क्या? इटली। इटली के? हाँ, इटली के ये विद्वान हैं। ठीक है, इनको बेसिकली अगर हम बात करते हैं इनके परिपेक्ष में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक शब्द इनके कि इटलीवी अपराधी के नाम, अपराधी मतलब है नहीं, जैसे अपराध शास्त्र के बारे में बताया है तो इसलिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, ये जाने जाते हैं। उनका अगर पूरा नाम की बात अगर हम करते हैं तो सीजर लोम्ब्रोसो का नाम आता है। सीजर लोम्ब्रोसो का नाम आता है। इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं। एक किताब इनकी थी महिला अपराधी, महिला अपराधी करके 1895 में लिखा था इन्होंने। और एक इन्होंने किताब लिखा था अपराधी आदमी, वो भी 1895 में ही लिखा था। लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या था हमारे सामने, बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपराध शास्त्र था ना, ऐसे कुछ रिलेट करा रहा था। पहला प्रश्न था अपराध विज्ञान में सुखवाद का सिद्धांत था। हाँ, सुखवाद का सिद्धांत था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कब ये सुखवाद के सिद्धांत को बात करते हैं, वर्ष किसी को मालूम है? नहीं सर। ओके 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 ओके, एक मिनट। सीजरियन वर्क्स, चलो अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए कि इसकी फॉर माइंड से, ठीक है ना, सुखवाद को लेकर। परंतु 1895 में मेल फीमेल की बात किया है इसने अपराध को लेकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। आपके सामने यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फोकवेज एक किताब की रचना की थी, बताइए। समनर। ओके, फोकवेज की किताब, इसके बारे में शायद मैंने आप लोगों से पढ़ाया भी है, बताया भी है ना। हाँ, फोकवेज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनके बारे में, समनर एक ऐसे विद्वान हैं, समनर जो बहुत ही फेमस पर्सन है, इसको लिखा समनर का ये जो फोकवेज किताब है। और सन 1906 में ये किताब लाई गई थी। 1906 में कब आई थी ये? 1906 में ये किताब हाँ लाई गई थी। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट किताब थी ये और बहुत फेमस किताब रही है समनर की। ठीक है, आगे बात करते हैं। FIR, शुद्ध हिंदी में इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। तो बताओ किसके समक्ष FIR दायर की जा सकती है? पुलिस अधीक्षक, पुलिस को सर्किल अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी। ओके, 23 के लगभग बच्चे का जवाब जो आ रहा है वो डी की तरफ जा रहा है कि पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी अधिकारी होता है उसके समक्ष हम FIR दायर कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी चल रखा है ना? हाँ या ना? जी सर। प्रथम सूचना रिपोर्ट
और यह जो है बेसिकली हम तैयार कर सकते हैं। यह वह रिपोर्ट होती है या इस रिपोर्ट में वह सूचना होती है जो सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है, और यही कारण है कि इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। आमतौर पे ऐसी शिकायत होती है जिसे किसी संगीन अपराध के पीड़ित द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पुलिस में दर्ज की जाती है। अब याद रखिएगा, एफआईआर में भी कई शब्द आते हैं। एफआईआर एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस द्वारा तब तैयार की जाती है जब उसे किसी संगीन अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। ये बात तो आपको मालूम होगा। यह सूचना रिपोर्ट जो होती है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है, इसलिए इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये एक संगीन अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायती होती है। किसी भी व्यक्ति संगीन अपराध की सूचना मौखिक और लिखित रूप में दे सकता है। एफआईआर शब्द जो है आईपीसी संगीन अपराध की सूचना मौखिक और लिखित दोनों हो सकती है। मैं ये आपसे बता रहा हूँ, इसमें शामिल हो सकता है। आईपीसी की बात करते हैं, आपराधिक जो है भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो धारा 154 के तहत, याद रखिएगा आप सभी लोग, धारा 154 मालूम होगा, 154 की धारा के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर के रूप में जाना जाता है। एफआईआर 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं। पहला ये होगा कि जानकारी एक संगीन अपराध से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा ये कि सूचना लिखित और मौखिक रूप से थाने में प्रमुख को दी जानी चाहिए, जैसे आपके ऑप्शन में खुद कह रहा है, पुलिस स्टेशन की प्रभारी अधिकारी। तीसरा आपको कि मुखबिर द्वारा लिखा या हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और इसके प्रमुख बिंदुओं को दैनिक डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। ये चीज़ तो होता है। आपने नाम सुना होगा एक ज़ीरो एफआईआर के बारे में। ज़ीरो एफआईआर जानते हो? ज़ीरो एफआईआर का मतलब होता है कि जब एक पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के विषय में शिकायत प्राप्त होती है तो यह एक प्राथमिक दर्ज करता है, यानी एक एफआईआर दर्ज करता है और फिर आगे की जांच के लिए उससे संबंधित पुलिस स्टेशन में हस्तांतरित कर देता है। तो इस प्रकार की जो प्राथमिकी होती है वो ज़ीरो एफआईआर होता है। और इसमें एफआईआर का कोई नियमित नंबर नहीं दिया जाता है। ज़ीरो एफआईआर मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस नई एफआईआर दर्ज की जांच शुरू करती है। तो इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नाम बात करते हैं हम लोग। अभी मैंने आप लोगों से बहुत सारे ऐसे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम थे उसी के परिप्रेक्ष्य में एक आपके सामने है। किस सरकार ने फिरका विकास कार्यक्रम आरंभ किया था? सर मद्रास 1940 मद्रास सरकार। हालांकि आप सबको भली भांति तरीके से मालूम होगा इसके बारे में, आप जानते होंगे। जैसे सन 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी ग्रामीण विकास योजनाएं, और ये बेसिकली जो थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर आधारित थी। तो ईयर क्या बताया? फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसका ईयर आप पूछ रहे हैं? क्या? आप किस 1940 नहीं 19 अभी जो मैंने आपको बताया 1952 का बताया, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में बताया था।
फिर का अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप ऑप्शन में देखिए कहीं मद्रास सरकार है। यदि मद्रास सरकार है तो आप उसको सही कर लीजिए, वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर ग्राम स्वराज की गांधीवादी दर्शन को प्राप्ति के उद्देश्य से इस योजना को 1946 में पूरे राज्य में फिरका को 1 अप्रैल 1950 को लॉन्च किया गया, और जिसे प्रत्येक ज़िले में दो फिरका या दो विकास की दरें में 50 से अधिक प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ग्रामीण समस्याओं के साथ साथ भागों में शामिल किया गया था। तो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता था ये फिरका। ईयर क्या बताया आपने? 1950। वो सर 46 में क्या डेवलपमेंटल हो? स्कीम जी। सर पीडीएफ में 46 था। एक मिनट, पीडीएफ में 46 है तो आप 46 लगाइए, बिल्कुल करेक्ट जवाब। मैंने शायद 1946 बोला भी था, गांधीवादी आइडिया को लेकर ग्राम स्वराज को स्कीम को लॉन्च करने में 1946 सही जवाब है। 1946 स्टार्ट किया मद्रास सरकार ने, गवर्नमेंट मद्रास सरकार ने, और इसमें अगर किसी की एक अहम भूमिका रही है तो गवर्नमेंट सरकार लगाइए, मद्रास की गवर्नमेंट सरकार। 1 अप्रैल 1946। हालांकि 1 अप्रैल जो मैंने 1950 बोला था उसको लागू करने की प्रक्रिया को बताया था, लागू करने की प्रक्रिया को बताया था। तो ये एक प्रकार से डेवलपमेंटल स्कीम है ना, डेवलपमेंटल स्कीम, और ग्रामीण को लेकर है। और डेवलपमेंटल स्कीम इंडिया की बात करेंगे तो बहुत सारी स्कीम है, आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको साथ बता भी रखा है सारी स्कीमों के बारे में। सर ये 1950 में लागू किया गया है तो फिर 1946 में क्या आएगा पॉइंट? देखो 1946 में इसको स्टार्ट किया गया, लागू करने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से सभी जिलों में, सभी जिलों की बात मैं कर रहा था, 34 जिलों की बात मैंने किया था, 34 जिलों की जो बात हो रही थी उसमें बेसिकली इसका नाम आता है 34 जिलों में। तब वहाँ पे हमारे सामने ये चीज़ें देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात होती है तो आप लोग जानते हैं 2014 के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट किया गया था। सुकन्या समृद्धि ये भी एक प्रकार की जो ये स्कीम है, जो योजनाएं हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं, है ना। ये ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, रूरल क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को ये सारी स्कीम मिलती है। ठीक है, ये एनजीओ की हैं सारी की सारी। ठीक है, ये एनजीओज़ हैं सारे गवर्नमेंट की। क्या है ये एनजीओज़, याद रहेगा। चलो आगे बढ़िए। और भी कुछ इसमें है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एनजीओज़ आते हैं। याद है आप लोगों को कुछ एनजीओज़ के नाम? बहुत सारे एनजीओज़ आते हैं, कुछ एनजीओज़ के नाम मालूम है आप लोगों को? तो अगर मालूम है तो मुझे ज़रा बताओ। एनजीओज़ के द्वारा जो है इसको बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है इसका विकास करने की बात की गई है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे के सारे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम याद आ रहे हैं, एनजीओ नहीं याद आ रही है। एनजीओ में जैसे बहुत सारी एनजीओज़ थी, इसमें बहुत सारे भी कोई कार्यक्रम कौन कौन से वो चलाए गए थे, उन एनजीओ के माध्यम से ही चलाए जा रहे थे। ग्रोथ की बात करते थे, ग्रामीण विकास की तरफ बात करते थे ना, तो ये ग्रामीण विकास की तरफ से एनजीओ काम करती थी। ह्यूमन जैसे अगर एजुकेशन की बात करूँ, सोशल स्ट्रक्चर की बात करूँ, कल्चर की बात करूँ, अर्बन लाइफस्टाइल की बात करूँ, ये ह्यूमन की बात करता था। इकोनॉमिक डोमेन की बात अगर हम करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, रूरल इंडस्ट्री, सर्विस, टूरिज़्म, न्यू इकोनॉमिक, ये सभी सारी चीज़ें ग्रामीण विकास में एनजीओ की एक भूमिका रहती थी। पॉपुलेशन को लेकर होती थी, है ना, प्रोग्राम को लेकर रहती थी। फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल डोमेन में देखने को मिलता है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी इसमें।
आगे बढ़ गए। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? मैकलेलैंड। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? अच्छा, डी मैकलेलैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर आप डी की तरफ जा रहे हैं, डेविड फ्लोरेंस मैकलेलैंड जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत से रिलेटेड है ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टार लगा लीजिए, हो सकता है आप लोगों को मिल जाएगी देखने को। निम्नलिखित में से क्या लंबवत संगठन की विशेषता नहीं है? देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है आप सबके सामने। लंबवत संगठन की विशेषता, विस्तृत विस्तार नहीं होना चाहिए ना सर, विस्तृत विस्तार नहीं होना चाहिए सर, लंबवत देखिए हालांकि आप लोग जानते हैं, एक अगर हम बात करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज और वर्टिकल को लंबवत के रूप में हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्लोअन एक विद्वान रहे जिन्होंने क्षैतिज, जिसको यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्षैतिज और लंबवत जैसे संगठनों पर बात करने वाला अगर कोई विद्वान था तो अमेरिका का विद्वान था स्लोअन। इसने बात किया था इन पर, और इसके कुछ लंबवत संगठन ने बताया कि प्रौद्योगिकी सलाह कहती है कि ऊर्ध्वाधर संगठन के शीर्ष पर अच्छी तरह से परिभाषित नेतृत्व की विशेषता रखती है, तो मैनेजमेंट और विभाग तक ये सीमित होता है। फर्म और उद्योग और खरीदारों और विक्रेता को जोड़ती है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, याद रखिएगा। और जो क्षैतिज संगठन होता है, ऊर्ध्वाधर संगठन के कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं उनमें, है ना, उसमें कुछ अंतर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे उसकी विशेषता नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कि एक विशेषता तो संकीर्ण विस्तार हो जाएगी, एक विशेषता पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, एक विशेषता केंद्रीकरण हो जाएगा, परंतु एक विशेषता ये नहीं कहलाती, ये लंबवत नहीं, ये क्षैतिज की है। ये किसकी है? क्षैतिज की है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, क्योंकि पूछा था नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि महिलाओं के अध्ययन के अंतर्गत शोधार्थियों को महिलाओं के किस रूप में देखना चाहिए? वस्तु और उपभोक्ता, विषय और उत्पादक, वस्तु और उत्पादकता, केवल उपभोक्ता। महिलाओं के अध्ययन के अंतर्गत शोधार्थी को, क्वेश्चन नंबर 27 का अगर आपने कहा है विषय के रूप में महिला को देख रहे हैं, महिलाओं के अध्ययन को, फिर उत्पादकता के रूप में देख रहे हैं, तो फिर सही बात है। आप रिसर्चर हैं तो आप इसी रूप में देखें, कि वस्तु और उपभोक्ता के रूप में ना देखें, केवल उत्पादक और विषय के रूप में देखिए, यही आपका सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही माना जाएगा। यहाँ पर 28 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था? बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है ना। सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया। आपने नाम सुना ही होगा यूएनओ के बारे में, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने जो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष भी घोषित किया है, आप जानते होंगे 2011 में किया था, 2011 में। और यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो इसका सही जवाब जो होगा ना, लिंग असमानता का सूचकांक। लिंग असमानता का सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। याद रखिएगा आप सभी लोग, लैंगिक असमानता का सूचकांक ये क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक GII
उसको आप लैंगिक असमानता के मापन के लिए एक सूचकांक है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 2010 की मानव विकास रिपोर्ट 20वीं वर्षगांठ संस्करण में पेश किया गया था। अक्सर लागत को मापने के लिए 3 आयाम का उपयोग करता है ये: प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और बाजार श्रम बाजार। उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, रैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पे रैंकिंग भी देखने को हमें मिलती है। रैंकिंग GII रैंक की बात करते हैं अगर हम, सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की। क्या रहा है रैंकिंग? एग्जैक्टली नंबर याद जी, क्या कह रहे हैं आप? सर, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो ये एक प्रकार से 2019 की रैंकिंग थी, हालांकि वो बनाया गया था। तो 2019 की रैंकिंग है, 2019 की रैंकिंग वगैरह से कोई सवाल नहीं आने आएगा। ये बेसिकली करंट अफेयर, भारत करंट तो 123वें स्थान पर था सर। 123वें स्थान पर रखा है। ओके, हाँ, भारत का GII में 123वां स्थान। चलो ठीक है। तो आप किसको ध्यान रखें, 2019 के अकॉर्डिंग ना? हाँ सर। ओके, देखिए एक आयुष है। आयुष का नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, आयुष एक योजना है। सर बी ऑप्शन। योजना कब चलाई गई थी? 2018 नो, 2018 में। देखिए राष्ट्रीय ये प्रकार से जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली ये केंद्रीय सरकार द्वारा आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेद, योग चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक विभाग का स्ववित्त पोषित संस्था है, जिसकी स्थापना बेसिकली 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। इसको आप ध्यान रखिए। आयुष का अर्थ होता है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक। इसके 4 कंपोनेंट हैं। एक आयुष सेवाएं हैं, एक आयुष शैक्षिक संस्थान है, एक आयुष औषधियों की गुणवत्ता का नियंत्रण है, एक औषधि पौधे हैं। ये 4 ऐसे कंपोनेंट हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, भारत सरकार का एक विभाग है ये। विचलन क्या नहीं है? लास्ट सवाल देख लीजिए 30 का। विचलन क्या नहीं है? गौरवपूर्ण व्यवहार। गौरवपूर्ण व्यवहार नहीं है। बाकी यहाँ पे एक मानव व्यवहार है, एक समाज की सहनशीलता के स्तर से परे है, एक निर्मोदित दिशा है। विचलन, विचलन क्या है? सर अनुमोदित मतलब जिसको स्वीकार ना किया जा सके। हाँ देखिए, यहाँ अस्वीकृत दिशा। इसका मतलब होता है विचार, सिद्धांत आदि पर दृढ़ ना रहना, कर्तव्य पथ से विचलित होना, है ना, पथ भ्रष्ट होना, विचलन। तो विचलन यहाँ पे जो मैं आपसे बता रहा था, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं, वास्तव में मनुष्य दोनों प्रकार के व्यवहारों से जो है संचालित होता है। जब व्यक्ति का व्यवहार आचरण और सामाजिक मूल्य, मान्यता, परंपरा, आदर्श, प्रतिमान के अनुरूप होता है, तो ऐसे में सामाजिक व्यवहार को समाज की स्वीकृति देती है।
करती है, स्वीकृति देती है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे कानून के प्रवर्तन में कमी, विचलित व्यवहार के मनोवैज्ञानिक आधार, विचलन समूह के प्रति निष्ठा, विचलित व्यवहार की गोपनीयता, विसंगति और आप लोगों निर्मोदित दिशा और सहजशीलता का स्तर से परे और मानव व्यवहार, ये तीनों हो जाएंगे। गौरवपूर्ण व्यवहार आपका विचलन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रखिए, 30 के आगे हम लोग कल करेंगे।